हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम विकेंद्रीकरण को अच्छे से समझेंगे। विकेंद्रीकरण कार्यों, शक्तियों, लोगों या चीज़ों को केंद्रीय स्थान या केंद्रीय प्राधिकारी से हटाकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। आज प्रशासनिक संगठन का संपूर्ण कार्य एक व्यक्ति द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता है, अपितु संगठन के विभिन्न व्यक्तियों को सौंप दिए जाते हैं। जो कार्य होते हैं उनको एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर सकता है या एक प्रशासनिक यूनिट नहीं कर सकती है, जिस कारण से कई छोटी छोटी यूनिट्स बनाई जाती हैं और उन कार्यों को उन्हें सौंप दिया जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत सभी अधिकार किसी विशिष्ट व्यक्ति या पद के पास एकत्रित ना कर उन व्यक्तियों को प्रत्यायोजित कर दिए जाते हैं जिनसे यह संबंधित होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है ये आप लोगों को पहले से ही पता है। इसका मतलब बहुत ही साफ होता है। जब हम सत्ता का या जो अथॉरिटी होती है उसको निम्न अधिकारियों को या निम्न संस्थाओं को सौंप देते हैं तो इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। सिंपल है कि अगर हम गवर्नमेंट लेवल पर देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को, केंद्रीय सरकार की पावर को, शक्तियों को राज्य सरकारों को सौंप दिया जाता है, कुछ शक्तियों को राज्य सरकारों को सौंप दिया जाता है, कुछ शक्तियों को स्थानीय सरकारों, लोकल गवर्नमेंट्स को सौंप दिया जाता है, या कई सारी संस्थाएं हैं उनको सौंप दिया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। आप एग्ज़ाम में ये जो मैंने अभी चीज़ें जो बताई थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, उनको लिख के आइए, बट मतलब अब आपका क्लियर हो गया होगा कि विकेंद्रीकरण का मतलब यही है, सत्ता का निम्न संस्थाओं में स्थानांतरण या हस्तांतरण ही विकेंद्रीकरण होता है। सरकार के एग्जाम्पल से हमने इसे समझ लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अगर इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में देखें, यानी कि मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक संस्था है। मान लीजिए कि आप किसी बैंक में गए, सरकारी बैंक में गए या प्राइवेट बैंक में गए। अब आप वहाँ पर क्या देखते हैं? वैसे तो जो आपका अकाउंट होता है वो किसके द्वारा खोला जाता है? मैनेजर के द्वारा खोला जाता है। बट अब मैनेजर के नीचे क्या होता है? डिप्यूटी मैनेजर होता है, उसके नीचे क्या होता है? सर्विस मैनेजर होता है, और उसके नीचे कुछ दूसरे अधिकारी होते हैं। अब क्योंकि भारत में हम देखते हैं कि प्रशासनिक संस्थाओं में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, विकेंद्रीकरण हुआ है। इस कारण से जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं अपना SBI वगैरह में या किसी सरकारी गवर्नमेंट में या प्राइवेट गवर्नमेंट में, तो आप देखेंगे कि जो निम्न अधिकारी होता है वही आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देता है। उसके पास मैनेजर का स्टैंप होता है और वो उसके स्टैंप को लगा देता है, जिस कारण से ये सिद्ध हो जाता है कि मैनेजर ने उसे अपना अप्रूवल दे ही दिया है। मतलब अब जो मैनेजर है उसे इन कामों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसने अपनी पावर्स को कुछ नीचे के अधिकारियों को दे दिया है, वो अब इसकी देखरेख कर लेते हैं। तो ये था विकेंद्रीकरण। अभी हमने बस इसको समझा है। हेनरी फयोल के शब्दों में विकेंद्रीकरण की परिभाषा: अधीनस्थ वर्ग की भूमिका के महत्व को बढ़ाने के लिए जो छोटे वर्ग के, जो छोटे क्लास के जो लोग होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाए जाएं वे सब विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हमने विकेंद्रीकरण के अर्थ को समझ लिया, उसकी एक परिभाषा को भी देख लिया। आप अपने आंसर की शुरुआत इसी से करेंगे। अब हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण की विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी सबसे पहली विशेषता ये है कि विकेंद्रीकरण होने के कारण
उच्च अधिकारी का ध्यान बड़े कार्यों पर केंद्रित होता है। अब क्योंकि पावर को का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है, निम्न अधिकारियों के पास भी पावर आ गई है। तो इससे होता ये है, जो छोटे मोटे कार्य होते हैं वो ये जो निम्न स्तर के अधिकारी होते हैं वो कर देते हैं, जिस कारण से जो ऊंचे लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, बड़ी पोस्ट पर जो ऑफिसर्स होते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े कामों को ध्यान में रखते हैं और उन्हीं की ओर ध्यान देते हैं। इसके अलावा निम्न अधिकारियों को केंद्रीय सत्ता का हस्तांतरण, ये तो हो ही गया, बता ही दिया कि जो छोटे अधिकारी होते हैं उनको जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो दे दी जाती है, उसका कुछ शक्तियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा युवा अधिकारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर मिलता है। अब जो यंग जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो फ्री होके, यानी कि फ्रीली वो डिसीज़न ले सकते हैं, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ ही वे केंद्रीकरण के कारण समन्वय की भावना का प्रसार होता है। समन्वय की भावना मतलब अब जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपस में काफ़ी मिलजुल कर रहते हैं, उनके बीच में एक बैलेंस होता है। इसके भी अलावा वे केंद्रीकरण के कारण जो निम्न स्तर के प्रबंधक होते हैं, जब उनको कार्यभार सौंप दिया जाता है तो उससे उनके अंदर प्रबंधकीय क्षमता विकसित होती है। अब जो छोटे लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, जब उनको जिम्मेदारी दी जाती है, उनको कुछ पावर्स दे दी जाती हैं, तो वो भी उन्हें भी अपने ऊपर थोड़ा सा प्राउड फील होता है और वो काफ़ी अच्छे से काम को करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनके अंदर मैनेजमेंट एबिलिटी आती है, प्रबंधकीय क्षमताएं विकसित होती हैं, डेवलप होती हैं। इसके साथ ही निर्णय लेने में काफ़ी सुविधा होती है और शीघ्रता भी होती है। कई सारे काम जो निम्न स्तर के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा कर दिए जाते हैं, जिससे कि समय की बचत होती है और निर्णय लेना भी काफ़ी आसान हो जाता है। अब हम विकेंद्रीकरण के महत्व को देखते हैं। विकेंद्रीकरण की सबसे पहली इम्पोर्टेंस ये है कि इससे उच्च प्रबंधकों का कार्यभार कम हो जाता है। अब जो बड़े अधिकारी होते हैं उनका जो कार्यभार होता है, उनके ऊपर जो काम का जो दबाव होता है वो कम हो जाता है विकेंद्रीकरण के कारण। इसके अलावा अधीनस्थों का विकास करना होता है। अब जो छोटे अधिकारी होते हैं उनका विकास होता है। किस तरह से होता है उसको थोड़ा सा आप अपने आप डिटेल में लिख सकते हैं कि अगर उनको पावर दी जाती है, उनको मतलब थोड़ी सी जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो अपने काम को काफ़ी अच्छे से करते हैं, उनके अंदर कई सारी एबिलिटीज़ डेवलपमेंट होती हैं इस कारण से। तो आप थोड़ा बनाकर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है वो भारत जैसे देशों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो भारत जैसे विविध और विषम समाज में केंद्र और राज्य सरकार को प्रत्येक विशेष क्षेत्र की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो सकता है और केंद्रीकृत नीतियां सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समान रूप से पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, विविधता इतनी ज़्यादा है कि भारत के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नीति बनाती है, कोई भी कार्यक्रम लागू कराती है, तो पूरे देश में उसका सही कार्यान्वयन नहीं हो पाएगा, सही रूप में उसे लागू नहीं किया जा पाएगा। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, जो पूर्वी भारत है, अगर हम नागालैंड वगैरह राज्यों की बात करें तो वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर कैसे नीतियाँ बनाई जानी चाहिए, वहाँ की क्या नीतियाँ होनी चाहिए, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सही से नहीं बना सकती। वहाँ की प्रॉब्लम्स को वहाँ के स्थानीय लोग ही ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। जो स्थानीय अधिकारी हैं वो वहाँ की प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं और वो ही वहाँ किसी कार्य योजना को लागू करा सकते हैं। इसके अलावा विकेंद्रीकरण किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण और आवश्यक मुद्दों की पहचान करने में योगदान दे सकता है। इसके साथ ही विकेंद्रीकरण के कारण राजनीतिक स्थिरता को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।
इस केंद्रीकरण के कारण जो राजनीतिक स्थिरता होती है वो लंबे समय तक कायम रहती है। अगर हम भारत जैसे विविधता वाले देश की बात करें तो उसके लिए राजनीतिक स्थिरता बहुत ज़रूरी है। अब भारत में इतनी डाइवर्सिटी है कि कहीं से भी कोई भी आंदोलन हो सकता है, कहीं भी गृह युद्ध शुरू हो सकता है, इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है भारत में। बट क्योंकि विकेंद्रीकरण है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जिस कारण से राजनीतिक स्थिरता स्थापित होती है। अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो मैं आपको कह सकता हूँ कि भारत में भी राजनीतिक स्थिरता नहीं रहेगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, हमारी इच्छाओं को तो पूरा ही नहीं किया जा रहा। इसका एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि किस तरह से, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि किस तरह से आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो उस टाइम पर कितना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था सिर्फ राज्य के निर्माण को लेकर, कि लोगों को लग रहा था कि उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा रहा, इसलिए उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की थी। तो डिसेंट्रलाइजेशन होने के कारण राजनीतिक स्थिरता कायम रहती है। विकेंद्रीकरण का एक महत्व ये भी है कि विकेंद्रीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। विकेंद्रीकरण कोशिश करता है कि डिसीज़न मेकिंग में सक्रिय लोगों को, एक्टिव पीपल्स को शामिल किया जा सके। विकेंद्रीकरण के कारण निम्न स्तर के अधिकारियों को या स्थानीय लोगों को सरकार के डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। अब जो निम्न स्तर के अधिकारी होते हैं वो भी अपने बड़े अधिकारियों के साथ डिस्कशन करते हैं, उन्हें कई चीज़ों के बारे में बताते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा निर्णय लिया जा सकता है। और कई सारे जो सक्रिय लोग होते हैं वो खुलकर इसमें आराम से पार्टिसिपेशन कर पाते हैं। वैसे दोस्तों, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया है, बट फिर भी अब हम बात कर लेते हैं एक बार विकेंद्रीकरण के लाभों की, कि इसकी क्या फ़ायदे होते हैं। तो काफ़ी वैसे मैंने इसके बारे में बात कर ली है ऑलरेडी, फिर भी एक अरेंज फॉर्म में, एक व्यवस्थित तरह से थोड़ा सा लाभ की बात कर लेते हैं। सिर्फ अभी हमने महत्व को समझा है। इस अवधारणा से निर्णय लेने में सुविधा रहती है, आसानी से, आराम से डिसीज़न लिए जा सकते हैं। इसमें उच्च प्रबंध व अधीनस्थों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध होते हैं, मतलब मिलजुल कर वो काफ़ी हंसी खुशी साथ में रहते हैं, काम करते हैं। इस अवधारणा से संगठन में राजनीति का अभाव रहता है, जिससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों में टकराव नहीं होता है। यहाँ पर राजनीति का मतलब है कि जो लोग काम करते हैं आपस में, जब अधिकारी वगैरह आपस में काम करते हैं तो कोई किसी के लिए कोई किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं रचता है, और सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो जिससे राजनीति नहीं होती है काम में। विकेंद्रीकरण के कारण अनौपचारिकता व लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही इसमें अधीनस्थों के अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जाती है। इसके अलावा इसका एक लाभ ये भी है कि इसमें निर्णय लेते समय अधिकारी को सभी बातों का ज्ञान रहता है। देखो फ्रेंड्स, अब जब कोई भी बड़ा ऑफिसर कोई डिसीज़न लेगा तो वो पहले अपने छोटे ऑफिसरों से उस चीज़ को डिस्कस कर लेगा, क्योंकि छोटे ऑफिसरों को जानकारी ज़्यादा होती है किसी भी इशू के बारे में या मुद्दों के बारे में, तो वो उसको आसानी से बड़े ऑफिसर को बता देते हैं, समझा देते हैं, जिसके चलते जो अधिकारी होते हैं वो एक सही डिसीज़न ले पाते हैं, और ऐसा करते समय उन्हें सभी बातों का ज्ञान हो पाता है। इसका एक लाभ ये भी है कि केंद्रीय कार्यालय का कार्यभार हल्का हो जाता है। जो सेंट्रल जो ऑफिस होते हैं, सेंट्रल ऑफिस का मतलब सिर्फ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस नहीं है। सेंट्रल ऑफिस का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए एकमात्र अगर कोई इकलौता ऑफिस है तो उसे हम सेंट्रल ऑफिस कह देते हैं। किसी भी काम को करने के लिए कोई इकलौता ऑफिस है कहीं पर भी, तो वो इकलौता है तो हम कह देते हैं कि वो सेंट्रल ऑफिस है, सिर्फ वही है हमारे देश में ऑफिस। तो उसका कार्यभार कम हो जाता है, केंद्रीय कार्यालय का कार्यभार कम हो जाता है, क्योंकि वो अपने कार्य दूसरों को सौंप देता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो लाभ के साथ ही साथ इसकी कुछ हानियां भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं।
तो आप लिख सकते हैं विकेंद्रीकरण के दोष। तो पहला दोष है क्षेत्रीय अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता बढ़ जाती है। अब देखिए, क्षेत्रीय अधिकारियों के पास, स्थानीय अधिकारियों के पास पावर आ जाती है, कई डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है, तो वो अपनी पावर का गलत यूज़ भी करते हैं। देखा होगा आपने, बड़े ऑफिसर से ज़्यादा रिश्वत लेना छोटे अधिकारियों के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उस छोटे अधिकारियों के पास भी थोड़ी पावर होती है, तो वो रिश्वत लेके उसका यूज़ कर लेते हैं और कई अपराधियों को छोड़ देते हैं। अगर वो पुलिसमैन है तो उसको छोड़ दिया, कई अपराधियों को, या दूसरे सेक्टर में अगर वो अधिकारी हैं तो वहाँ पर वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। इसके अलावा शासकीय कार्यों पर स्थानीय राजनीति का प्रभाव पड़ता है। अब जो कार्य करते हैं अधिकारी, इसमें जो स्थानीय राजनीति होती है, लोकल लेवल पर जो राजनीति होती है, उसका उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब जो भी ऑफिसर किसी एक गांव में काम कर रहे हैं, तो उस गांव का या उस ज़िले की जो राजनीति होगी, उस राज्य में जो राजनीति हो रही है, उसका उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर ही जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है किसी राज्य में काम करने के लिए, पर क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन है, तो हालांकि आईएएस ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, बट फिर भी उस आईएएस ऑफिसर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है। स्टेट गवर्नमेंट में जो राजनीति हो रही है, जो पॉलिटिक्स हो रही है, उसका प्रेशर उसके ऊपर रहता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है, शासकीय कार्यों पर स्थानीय राजनीति का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इसका एक दोष ये है, देखिए फ्रेंड्स, इससे होता ये है, उत्तरदायित्व का विभाजन होता है। उत्तरदायित्व यानी कि अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि कौन इस काम के लिए जिम्मेदार है। तो ऐसे में क्या होता है कि अब कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई सारे अधिकारियों के बीच पावर का विभाजन हो चुका है। इससे जो उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो ख़त्म हो जाता है। अब मान लीजिए कि कोई काम गलत हो गया किसी अधिकारी से, तो वो जिम्मेदारी नहीं लेता है। वो कहता है कि निम्न अधिकारियों की गलती है, और निम्न अधिकारी कहते हैं हमारी तरफ से तो काम ओके था, उच्च अधिकारी की गलती है। कोई कहता है इस डिपार्टमेंट से गलती हुई है, तो कोई कहता है नहीं, उस डिपार्टमेंट से गलती हुई है। मतलब कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है, उत्तरदायित्व नहीं लेता है। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता, पावर का मतलब अगर बंटवारा नहीं होता, तो एक ही डिपार्टमेंट होता, सारी की सारी जिम्मेदारी उसी की होती। इसके अलावा राजनीतिक गुटबाजी को बढ़ावा मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ दोष, आपने आई थिंक इसको भी समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण के अध्ययन के लिए दृष्टिकोणों की, अप्रोचेस की। तो फ्रेंड्स, जेम्स डब्ल्यू फैसलर के द्वारा उन्होंने एक बुक लिखी थी, अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें उन्होंने 4 प्रमुख दृष्टिकोणों यानी कि अप्रोचेस की बात की थी। आज हम उन सभी को समझेंगे। पहला अप्रोचेस है सैद्धांतिक दृष्टिकोण या डॉक्ट्रिन अप्रोचेस। ये विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक अंत के रूप में मानता है, ना कि संस्थागत दक्षता और प्रभावशीलता को प्राप्त करने के लिए समान रूप से विचार करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये कहता है कि जो विकेंद्रीकरण है वो अपने आप में ही सब कुछ है। ये नहीं कहता कि कोई संस्था हो या कोई प्रभावशीलता की ज़रूरत हो ताकि हम उसे लागू कराएं विकेंद्रीकरण के विचार को। ये सिद्धांत बस ये कहता है, ये दृष्टिकोण की जो विकेंद्रीकरण है वो अपने आप में ही सब कुछ है। आप बस लोगों को सशक्त कर दो, लोगों को विकेंद्रीकरण दे दो, वो अपने आप ही इसका फ़ायदा उठा लेंगे। कोई भी संस्था की ज़रूरत नहीं है या किसी भी प्रभावशीलता की ज़रूरत नहीं है। ये विकेंद्रीकरण को अपने आप में ही सब कुछ मानता है और लोगों को सशक्त करने की बात करता है। इसके अलावा राजनीतिक दृष्टिकोण है जिसका मानना है कि प्रशासन की विकेंद्रीकरण इकाइयों को बनाने और उन्हें कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने का विचार एक राजनीतिक निर्णय पर आधारित होता है, और इस प्रकार विकेंद्रीकरण को एक राजनीतिक व्यवस्था में
होने वाली एक प्रमुख राजनीतिक प्रतिबद्धता के रूप में माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पॉलिटिकल अप्रोच कहता है कि जो विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है, उसको लागू करने में पॉलिटिक्स का, राजनीति का एक अहम रोल होता है। राजनीति के द्वारा ही, राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा ही विकेंद्रीकरण को काफ़ी अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है, उसे कार्यान्वित किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, भले ही अगर विकेंद्रीकरण की अगर हम बात मानें, डिसेंट्रलाइजेशन को अगर हम देखें, तो भारत में नगर पालिकाएँ हैं, पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन को शो करती हैं, दिखाती हैं कि भारत में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। लेकिन जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक ये संस्थाएं सही से अपना काम नहीं कर पाएंगी। डिसेंट्रलाइजेशन का होना या ना होना विदाउट इन राजनीतिक गतिविधियों के कोई भी इनका महत्व नहीं है। जैसे कि अब पंचायती राज को बहुत सारे कार्य दिए गए हैं, बट उन कार्यों को वो तभी कर सकती है जब उसे पूरे संसाधन मिले। वो संसाधन कौन देगा? ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ही तो, ये जो सत्ता पे जो राजनीतिक दल होते हैं वही तो उनको संसाधन उपलब्ध कराएंगे। तो राजनीतिक दृष्टिकोण यही कहता है कि बिना राजनीतिक गतिविधियों के, बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के विकेंद्रीकरण का होना या ना होना बराबर है। सब कुछ डिपेंड करता है राजनीतिक गतिविधि पर, राजनीतिक इच्छा शक्ति पर। तो फ्रेंड्स, अभी हमने दो दृष्टिकोणों को देखा है। फ्रेंड्स, हालांकि ये थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, बट फिर भी आप इनको याद कर लीजिए, ये सबके लिए ही डिफ़िकल्ट हैं, सिर्फ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। अब जो तीसरा है वो है प्रशासनिक दृष्टिकोण। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है। इस दृष्टिकोण में उद्देश्य ये है कि केंद्रीय और स्थानीय प्रशासन के मध्य काम करने वाली कई प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण करके दक्षता यानी कि इफ़िशियंसी और प्रभावशीलता प्राप्त करना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय और शिकायत निवारण तंत्र बेहतर ढंग से काम करते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक दृष्टिकोण थोड़ी सलाह दे रहा है, जैसे कि जो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है उसमें ये कहता है कि कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होनी चाहिए, कई सारे डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। एक कोई सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसकी कई छोटी छोटी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होनी चाहिए। जैसे कि कंप्लेंट करने के लिए अलग यूनिट है, अगर किसी को सर्विस के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए अलग यूनिट बनी है, वहाँ पे कॉल सेंटर में बात कर सकते हो आप, उसके लिए अलग यूनिट है। किसी को अपने काम का स्टेटस जानना है कि मेरा जो काम था, मैंने जिसके लिए फॉर्म भरा था, उसका स्टेटस क्या है, वो कहाँ तक सफल हुआ है, वो काम अभी कहाँ पर अटका हुआ है, तो उसके लिए अलग यूनिट है या होनी चाहिए। तो यही कहता है प्रशासनिक दृष्टिकोण, ताकि हम डिसेंट्रलाइजेशन के तहत काम को अच्छे से कर सकें, इसलिए कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होनी चाहिए। अगला है दोहरी भूमिका दृष्टिकोण। दोहरी भूमिका दृष्टिकोण क्षेत्र प्रशासन से कानून और व्यवस्था का रखरखाव, सामाजिक आर्थिक विकास या वर्तमान समय के सामाजिक कल्याण के विचार के साथ संघर्ष में आता है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये दोहरी भूमिका है, ये एक संघर्ष को दिखाती है। पहले जो प्रशासनिक पीपल्स होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल्स होते थे, जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उनका काम सिर्फ ये था कि वो लॉ एंड ऑर्डर को संभालेंगे, मतलब कानून और व्यवस्था को बनाकर रखेंगे, उसका मेंटेनेंस करेंगे। बट समय के साथ आज के टाइम पर उनका एक काम ये भी है कि अब वो लोग सामाजिक और आर्थिक विकास के काम भी करते हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास का काम भी करते हैं, जिस कारण से उनके काम में संघर्ष देखने को मिलता है। उनके पास कई सारे काम आ गए हैं जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो दोहरी भूमिका दृष्टिकोण कहता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए लोगों का सक्रिय रूप से प्रशासनिक इकाइयों में भागीदारी लेना महत्वपूर्ण है। लोग सक्रिय रूप से प्रशासनिक इकाइयों में सहयोग करें, उसमें भागीदार बने, जिससे कि
काम को और भी आसान किया जा सके। तो सबसे पहला विकेंद्रीकरण का प्रकार है वो है राजनीतिक विकेंद्रीकरण, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब होता है जब सरकार का जो सबसे ऊपर का लेवल है वहाँ से शक्ति का हस्तांतरण होते हुए निचले स्तर पर जो सरकार है उसको शक्ति दे दी जाती है, तो इसको कहते हैं राजनीतिक विकेंद्रीकरण। मतलब फ्रेंड्स, जो राज्य सरकारें हैं जब वो अपनी कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को, लोकल गवर्नमेंट्स को दे देती हैं, तो ये हुआ राजनीतिक विकेंद्रीकरण। भारत में हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य सरकार की कई सारी शक्तियों को स्थानीय सरकार यानी कि पंचायती राज और नगर पालिकाओं को दे दी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये था राजनीतिक विकेंद्रीकरण, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें सरकार की पावर को, जो बड़े लेवल की सरकार है, केंद्रीय स्तर या राज्य स्तर की सरकार है, उसकी पावर को स्थानीय या लोकल गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता है। दूसरा है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब होता है, देखिए फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन का जो मतलब है वो यही है कि ये किसी अधिकारी से संबंधित होता है, उस अधिकारी के ऑफिस से संबंधित होता है। कोई कार्यालय हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, किसी अधिकारी का। तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब किसी ऑफिसर की शक्ति को, किसी सरकारी ऑफिसर की शक्ति को या किसी भी ऑफिसर की शक्ति को किसी नीचे के जो छोटे स्तर का जो ऑफिसर है उसको दे दी जाती है, तो इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। लाइक एक ज़िले का कलेक्टर है, अब जब ज़िले की कलेक्टर के कुछ पावर्स को, कुछ शक्तियों को जब तहसीलदार को दे दिया जाता है, तो ये हम कहते हैं इसे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। इसी तरह जब कोई, मान लीजिए, बड़ा सचिव है, सचिव की शक्ति को अगर किसी कलेक्टर को दे दिया जाए, तो ये भी क्या है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि इसमें किसी बड़े ऑफिसर की पावर को, शक्ति को किसी छोटे ऑफिसर को दे दी जाती है। तीसरा है वित्तीय विकेंद्रीकरण। वित्त यानी कि फाइनेंस का मतलब ही होता है पैसा। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण का मतलब है जब स्थानीय सरकारों को, स्थानीय संस्थाओं को जब कुछ वित्त से संबंधित अधिकार दे दिए जाते हैं, शक्तियों का हस्तांतरण कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं वित्तीय विकेंद्रीकरण। देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज को या जब नगर पालिकाओं को टैक्स लगाने से संबंधित कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, तो ये वित्तीय विकेंद्रीकरण का एक एग्जाम्पल है, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट हैं वो सरकार के ऊपर, जो राज्य सरकार है या केंद्रीय सरकार है, उनके ऊपर पैसे के लिए निर्भर ना रहे, इसलिए वित्तीय विकेंद्रीकरण लाया जाता है। चौथा है कार्यात्मक विकेंद्रीकरण, फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब होता है जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार स्थानीय निकायों को, जो लोकल बॉडीज़ हैं, उनको कुछ कार्य दे देती है, कुछ कार्य सौंप देती है, कुछ कार्यों का यानी कि फंक्शंस का हस्तांतरण कर देती है, तो इसको कहते हैं कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। उदाहरण के लिए भारत में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची लाई गई थी, जिसके तहत पंचायती राज को 29 कार्य दिए गए, यानी कि 29 कार्य सौंपे गए, और स्थानीय, जो शहरी स्थानीय निकाय थे, उनको 18 कार्य सौंपे गए। यहाँ पर मतलब है जैसे कि कुछ साफ सफाई से संबंधित कार्य, लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित कार्य, या पार्क वगैरह बनाने से संबंधित कार्य, या अतिक्रमण, जो ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है, उसे हटाने से संबंधित कार्य इन स्थानीय निकायों को सौंप दिए गए थे। तो इसी को कहा जाता है कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। फ्रेंड्स, इन सभी विकेंद्रीकरण के द्वारा जनता की भागीदारी को बढ़ाया जाता है, ताकि सही मायने में डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, विकेंद्रीकरण हो सके। फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के साथ जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का जो एक ये टॉपिक था वो तो ख़त्म हो जाता है, बट फिर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि 73वें संशोधन को विस्तार पूर्वक समझाइए, या शहरी स्थानीय संस्थाओं को 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो शक्तियाँ दी गई, जो भी व्यवस्थाएं स्थापित की गई, उनका वर्णन कीजिए। तो उसका आंसर आप कैसे देंगे फ्रेंड्स? 74वें और 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन को स्थापित किया गया था, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है। यहाँ पे आप थंबनेल देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहीं पर एंड स्क्रीन में दे दूँगा, या आई बटन पर आपको मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में से आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उस वीडियो को देखने के बाद जो भी डिसेंट्रलाइजेशन से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, वो पूरा का पूरा मतलब आपका सॉल्व हो जाएगा, आप उसको करके आ जाओगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसको ज़रूर देख लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।